तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपके एनसीईआरटी की इकोनॉमी की जो थर्ड क्लास है, संभवतः अंतिम क्लास होगी। इसमें थोड़ा सा एक टॉपिक बचता है आपका, जो इकोनॉमी के सिलेबस में भी दिया है, वो दिया है भुगतान संतुलन। अब उससे आपका जो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है वो क्या आता है, भुगतान संतुलन के दो खाते होते हैं, एक बोलते हैं चालू खाता, एक होता है पूंजी खाता। तो उसमें कौन कौन सी चीजें हम चालू खाता में रखते हैं करंट अकाउंट में, और कौन से दूसरे अकाउंट में रखते हैं, उससे संबंधित मुझे मेरी आत्मा कह रही कि क्वेश्चन क्या आप तक पूछा जा सकता है। तो मैं एक क्लास किसी न किसी दिन बीच में मिड में आके आपको उस चीज की दूंगा जो कि इकोनॉमी के सिलेबस में यहाँ दिया था, लेकिन मुझे क्वेश्चन मिला नहीं, बट लेकिन आपके सिलेबस में है, वो क्वेश्चन मैं जरूर कराऊंगा आपको आपके एग्जाम से पहले पहले। दूसरी बात, कनिष्ठ सहायक का पेपर अब वो एक हफ्ते पीछे चला गया और संभवतः 31 अक्टूबर को भी, अब कितने चांसेस है मैं नहीं जानता, लेकिन उस दिन प्रवक्ता का भी एग्जाम है, वो भी 2 शिफ्टों में। तो शायद एक हफ्ते और वो पोस्टपोन हो, या 2 हफ्ते भी शायद पोस्टपोन हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो अभी फिलहाल जो रिसेंट अपडेट है आपकी 31 अक्टूबर को आपकी तिथि दी हुई है कनिष्ठ सहायक वाले एग्जाम की। बाकी वीडियो बीपीडीओ का जो एग्जाम होगा वो वही आपका दिसंबर के एंड, मतलब दिसंबर के मिड में या नवंबर एंड, तो मुश्किल लग रहा है। अगर दोनों पेपर, अगर कनिष्ठ सहायक अगर 31 को हो जाता है तब तो नवंबर में लग रहा है कि हो जाएगा आपका, नहीं तो वो भी शायद दिसंबर के आसपास ही जा सकता है। ठीक है, देखिए हम लोग आज उसी को आगे को बढ़ाते हैं। आज की जो क्लास होगी वो थ्योरेटिकल क्लास होगी। थ्योरेटिकल का मतलब समझो पहले, जैसे पेपर में क्वेश्चन आता है ना, इसका क्या मतलब होता है, जैसे बजटीय घाटे से आप क्या समझते हैं, 4 ऑप्शन दिया होगा। राजकोषीय घाटा क्या होता है, 4 ऑप्शन दिया होगा, इस टाइप के। ठीक है, राजस्व प्राप्ति क्या होती है, ये मैं आपको इस टाइप की चीजें बताऊंगा। यानी आपकी डायरेक्ट ईयर और सीधे नाम वाले क्वेश्चन ना हो के आपके जो 4 ऑप्शन आते हैं वो थोड़े से लाइन वाले कुछ लिखा होता है उसमें, वो वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पहला लिखो आप लोग, खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था क्या होती है, ठीक है। खुली अर्थव्यवस्था में क्या होगी, जैसे हम लोग थे, 2 अर्थव्यवस्था होती है, एक क्लोज्ड इकोनॉमी, एक ओपन इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, देखो ओपन इकोनॉमी में क्या होगी, हम लोगों का शेष विश्व के साथ वस्तु और सेवाओं का व्यापार होगा। वस्तु मतलब गुड्स एंड सर्विस, मतलब सेवा। अब वस्तु और सेवा कई लोग समझ नहीं पाते। सेवा तो अदृश्य है, मैंने कल कहा था ना, निम्न में से कौन सा एक अदृश्य व्यापार के अंदर आता है, सेवा व्यापार। मैंने कल क्वेश्चन कराया था आपको। अदृश्य दिखेगा नहीं आपको, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जा रही है वो सर्विस, जैसे परिवहन है। ठीक है, बाई चांस किसी देश ने, जैसे अमेरिका ने या कह लो अब ब्रिटेन ने, भारत में परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए यहाँ सपोज अपनी प्राइवेट, मतलब कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ब्रिटेन की कोई कंपनी है, यहाँ पे वो परिवहन का काम कर रही है, तो वो अपने आप में सर्विस दे रही है। या कई विदेशी अस्पताल खुल गई, वो अपने आप में सर्विस दे रहे हैं। या कोई विदेशी कंपनी जो अपने आप में, जैसे वोडाफोन वगैरह है, ये सब चीज़ें अगर दे रहे हैं, आपको सर्विस दे रहे हैं, तो इस टाइप की विदेशी कंपनियां होगी, तो ये सर्विस दे रही है। ठीक है, इनको अदृश्य व्यापार कहते हैं। पहले क्या था, एक खुली अर्थव्यवस्था का मतलब हम किसी राष्ट्र का वस्तु और सेवाओं का, वस्तु प्लस सर्विस यानी गुड्स एंड सर्विस का अन्य देशों के साथ व्यापार भी होगा। ठीक है, का अन्य देशों के साथ, अन्य देशों के साथ व्यापार होगा। ठीक है, अन्य देशों के साथ व्यापार होगा, तो ये अपने आप में कौन सी चीज होगी, अब खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था में क्या होगा, आयात निर्यात कुछ नहीं होगा। ठीक है, आयात भी नहीं होगा, यानी हम कोई चीज दूसरे देश से नहीं मंगाएंगे, हम किसी दूसरे देश को भेजेंगे भी नहीं। यानी हम ये सोचते हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं। यानी हमारी बंद अर्थव्यवस्था में क्या होगा, वस्तु यानी गुड्स एंड सर्विस जो होती है उसका किसी के साथ लेना देना नहीं, किसी भी राष्ट्र के साथ, किसी भी राष्ट्र के साथ लेन देन नहीं। ठीक है, यह व्यापार नहीं, लिख दो, व्यापार नहीं। ऐसी अर्थव्यवस्था को बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। और जो हम लोग पहले थे 1991 से, हमने जब एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण, या मतलब ये उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जो पॉलिसी अपनाई, हमने भी अपनी अर्थव्यवस्था को कंप्लीट खोल ली। पहले स्वतंत्र हुए थे, हमें लगा कि हम लोग क्या कर लेंगे, अपनी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बनाएंगे, हम किसी को कुछ भेजेंगे नहीं, कहीं से कुछ मंगाएंगे नहीं, ये सब चीज़ें करेंगे, तो पहले। ठीक है, अब तो ओपन इकोनॉमी हमारी भी हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए 2 चीज आपको और सिखाता हूं। एक होता है व्यापार आधिक्य, व्यापार यानी जो ट्रेड सरप्लस होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं व्यापार आधिक्य। क्या बोलते हैं उसको, व्यापार आधिक्य। आधिक्य का मतलब सरप्लस। इसका मतलब क्या है, अगर हम लोगों ने किसी राष्ट्र के साथ, जैसे ए हम हैं, ठीक है, बी कोई दूसरा राष्ट्र है, जब हम इसके वहां कोई चीज भेजते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, एक्सपोर्ट यानी निर्यात। जब हम दूसरे देश से अपने वहां कुछ मंगाएंगे तो उसको बोलते हैं आयात यानी इंपोर्ट। तो जब
कभी भी आप ये मान के चलिए आपने दूसरे देश को ज्यादा बेचा, यानी निर्यात क्या किया आपने, ज्यादा किया, और आयात आपने क्या कर दिया, कम किया, यानी आपने दूसरे देश से अपने देश में कम मंगाया, तो फायदा आपको हुआ क्योंकि आपने ज्यादा भेजा तो आपको फॉरेन करेंसी विदेशी मुद्रा ज्यादा मिलेगी, और आपने दूसरे देश से कम चीजें मंगाई तो आपका जो फॉरेन करेंसी उसका जो पेड करोगे आप वो कम करोगे, तो आपका जो व्यापार होगा आपके पक्ष में होगा, उसको बोलते हैं व्यापार आधिक्य। व्यापार आधिक्य में क्या होता है, निर्यात अधिक होता है किसके कंपेरिजन में, आयात के कंपेरिजन में। तो अगर पेपर में लिखिएगा कि व्यापार आधिक्य से क्या होता है, तो निर्यात अधिक और आयात कम, और इसी का जस्ट एंटी होता है व्यापार घाटा। व्यापार घाटा जस्ट इसका एंटी हो जाएगा, ठीक है, यानी घाटा मतलब नुकसान, व्यापार घाटा। इसमें क्या होगा, निर्यात कम होगा आपके देश से, यानी आप दूसरे देश में कम चीजें भेजोगे और दूसरा देश आपके वहां ज्यादा चीजें भेजेगा, तो आपको ज्यादा पैसा पेड करना पड़ेगा, यानी आयात अधिक हो गया, तो फॉरेन करेंसी आपकी निकल गई, ठीक है। बाई चांस आपके पास $100 है, यानी विदेशी मुद्रा। अब पहली कंडीशन में देखिए आपने कोई चीज भेजी, दूसरे देश में भेजी, यानी आप निर्यात अधिक कर रहे हो, यानी एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, तो आपको पैसा मिलेगा, आपको डॉलर देगा, आपको $50 दे देगा, तो टोटल आपके पास $150 हो गए, ठीक है। और आपने आयात कम किया, आयात आपने $25 का ही किया, तो ओवरऑल आपके पास $125 बच गए। लेकिन इसी के कंपैरिजन में उल्टा होगा, जब आपने निर्यात को क्या कर दिया, यहां से कम कर दिया, आयात ज्यादा मंगा दिया, तो आपकी फॉरेन करेंसी ज्यादा चली जाएगी बाहर, तो आपको घाटा हो जाएगा, व्यापार का घाटा उसको बोलते हैं। एक तीसरी टर्मिनोलॉजी आती है बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड। नाम से ही लग रहा होगा क्या होगा, आयात और निर्यात में अपने आप में बैलेंस बना रहेगा, यानी जब वस्तु और सेवा के आयात और निर्यात में संतुलन हो, तो ध्यान रखना आयात और निर्यात में संतुलन होगा, बैलेंस होगा, जिस हिसाब से आयात हो रहा उसी के कंपैरिजन में निर्यात, आयात निर्यात में संतुलन होगा, ठीक है। तो ये तीनों टर्मिनोलॉजी आप लोग समझ गए होंगे। अगर पेपर में आता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था भी बताया था, ठीक है, मैंने एक भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसको भी ध्यान रखना, इसकी भी मीनिंग पूछता है पेपर में कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी सब आ गया आपको, खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, व्यापार अधिक, व्यापार घाटा, व्यापार संतुलन, इतनी टर्मिनोलॉजी मैंने आपको एक बार में समझा दी, ठीक है। अब देख लीजिए एक, अब यहाँ से क्योंकि मैं एनसीईआरटी करा रहा हूँ, अब वहाँ जो भी चीज जहाँ पे दी होगी मैं उसी हिसाब से कराता रहूंगा। एक टर्मिनोलॉजी आप लोगों ने सुना होगा, दोहरा घाटा। दोहरा घाटा, इसमें क्या होता है, जब कभी भी आपके देश में व्यापार घाटा होगा, व्यापार घाटा तो मतलब आप समझ ही गए हो कि क्या होगा, व्यापार घाटे में निर्यात कम होगा और आयात ज्यादा होगा, समझ लेना, ठीक है। तो जब दोहरा घाटा में क्या होगा, दोहरा घाटा किसको बोलते हैं, जब अर्थव्यवस्था में बजट घाटा और व्यापार घाटा दोनों होता है, उसको दोहरा घाटा बोलते हैं। बजट अपने देश में आपने पेश किया, अभी बताता हूं क्या होता है बजट घाटा, बजट में तो घाटा हुआ ही हुआ, प्लस व्यापार का भी घाटा हो गया आपका, दोनों जगह आपको घाटा हो गया, व्यापार घाटा। ये तो आप समझ गए व्यापार घाटा क्या होता है। अब ये बजट घाटा क्या होता है, जैसे सरकार क्या करती है, हर साल एक बजट पेश करती है, वो ये अनुमान लगाती है कि हमारी इनकम इस नेक्स्ट ईयर में इतनी इनकम होगी। बाई चांस सरकार ने एक अनुमान लगाया कि हम लोग ₹100 की हमारी लगभग इनकम होगी, और हम लोग जो इस साल खर्च करेंगे, हमारा जो उद्देश्य है, हम ₹110 के कंपेरिजन में हम लोग, या ₹100 जितना भी हम लोग खर्च करेंगे। ये अब खर्च तो कर दिया 110, लेकिन इनकम जो हुई आपकी ₹50 होगी, तो ये बजट ही घाटा हो गया, ठीक है। बजट में आपको क्या हो गया, घाटा हो गया, आपके अनुमान से ज्यादा क्या हो गया, आपका इनकम हुई नहीं, तो बजट घाटा क्या हो गया, व्यापार बजट घाटा और व्यापार घाटा दोनों होगा, इस टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं दोहरा घाटा, ठीक है। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो टर्मिनोलॉजी आती है आपकी, रुपये का मूल्यह्रास, डिवैल्यूएशन, ठीक है, रुपये का मूल्यह्रास होने पर। अब हमेशा याद रखना, इसको पहले ऐसे ही रटो, फिर बताता हूं कि समझाता है। अगर आपके रुपये का मूल्यह्रास हो गया, यानी फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में आपका रुपया कमजोर पड़ गया, यानी कहने का मतलब है बाय चांस आज $1 में, सपोज आज आपको $1 में कितना ₹50 है सपोज इसकी वैल्यू, ठीक है, लेकिन आपका रुपया कमजोर होगा, इसका ये मतलब होगा अब $1 जो होगा ₹100, यानी आपकी कि डॉलर आपसे कहेगा आपके रुपये से, पहले की कंडीशन में तेरे जैसे मैं अपने में 50 खरीद लूंगा, अब दूसरे में उसी डॉलर को मुंह से आ रहा है कि तेरे जैसे मैं 100 खरीद लूंगा, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं रही। खुद ही सोच लो, तेरे जैसे तो मैं 100 ले आऊंगा, अगर मैं ये कहूंगा तेरे जैसे तो मैं 50 ले आऊंगा, यानी तब तो ठीक ठाक है।
उसी में कहूंगा तेरे जैसे तो 100 हैं, 100 से ऊपर हैं, 200 हैं, 400, यानी तुम्हारी वैल्यू गिर गई है। यानी अगर कभी भी ऐसी कंडीशन आती है, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, ये गिर रहा है, रुपये कमजोर हो गया, रुपया कमजोर रहा है, यानी रुपये का मूल्य ह्रास होने पर हमेशा एक चीज याद रखना कि इस कंडीशन में क्या होता है, विदेशी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। यानी जो फॉरेन गुड्स होंगे आपके, विदेशी वस्तु की, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी समझाता हूं, ठीक है। कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और घरेलू वस्तु की घट जाएगी। घरेलू वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, रुपये के मूल्य ह्रास होने पे क्या होता है, विदेशी वस्तु की कीमत बढ़ती है, घरेलू वस्तु की कीमत बढ़ती है, या घरेलू वस्तु की घटती है, जो भी बोलता है, या दोनों कंडीशन देगा। यानी एक हिसाब से हम लोग देखा जाए, कभी भी एक चीज याद रखना, रुपये का अगर कभी मूल्य ह्रास होता है, यानी अवमूल्यन होता है, डिवैल्यूएशन, ठीक है, डिवैल्यूएशन, रुपये का अवमूल्यन होगा, रुपये का अवमूल्यन होगा, तो इसमें क्या होता है अवमूल्यन में, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूं, तो हमेशा याद रखना, आयात महंगा हो जाएगा, निर्यात सस्ता हो जाएगा। यानी जो आप बाहर से चीजें मंगा रहे हैं, यानी आयात क्या हो गया, बाहर से मंगाने वाली चीजें वो महंगा हो गया, तो जब आयात महंगा होगा और निर्यात क्या हो जाएगा, सस्ता। अभी मैं इसको बहुत आसान से समझाता हूँ, ठीक है, निर्यात क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। अब इस टर्मोलॉजी को आपको ध्यान रखना है, यानी आयात महंगा होगा तो आप आयात कम करोगे या ज्यादा, कम करोगे, क्योंकि आपके वहां पता है आपको महंगा है, और निर्यात सस्ता होगा तो निर्यात ज्यादा करोगे, कम करोगे, ज्यादा करोगे, क्योंकि आपके वैल्यू मतलब माल सस्ता है तो ज्यादा बिक जाएगा फॉरेन में, ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिवैल्यूएशन। आपसे क्वेश्चन पूछता है नहीं, जैसे रुपये का अवमूल्यन कब किया गया, ये कब किया गया, ऐसा कब किया गया, तो हमेशा याद रखना, जब कभी भी रुपये का अवमूल्यन होता है तो आयात कम हो जाता है, निर्यात बढ़ाता है। तो निर्यात को बढ़ाने के लिए, यानी सरकारें क्या करती हैं, अपने देश से दूसरे देश में चीजों को, गुड्स को सप्लाई करने के लिए रुपये का अवमूल्यन कर देती है, यानी उसकी वैल्यू गिरा देती है, ताकि निर्यात बढ़ सके, आयात घट सके। इसको आप लोग समझना है, ठीक है। इसको तो पहले ऐसे ही याद कर लो कि रुपये का अवमूल्यन होने पर आयात कम होते हैं, निर्यात बढ़ते हैं, यानी हम जो दूसरे देश से मंगाएंगे वो कम मंगाएंगे, अपने देश से भेजेंगे वो ज्यादा भेजेंगे, ये याद रखना। और मूल्य ह्रास भी वही टर्मोलॉजी, ठीक है। अब देखिए, इसको मैं समझाता हूं क्या, कैसे समझना है इसको, ठीक है। इस वाले टर्मोलॉजी को, नीचे वाली को कैसे समझना है, देखिए। अब मैंने क्या कहा, सपोज ये नॉर्मल कंडीशन है, आज नॉर्मल कंडीशन है, $1 इक्वल टू है 50 रुपये, आज की कंडीशन, ठीक है। इस कंडीशन में ये जो मार्कर है, इसकी कीमत है, मार्कर की कीमत, यानी इस मार्कर की कीमत 25 रुपये है। कितने हैं, 25 रुपये बराबर एक मार्कर है, ठीक है। इस मार्कर की कीमत क्या है, 25 रुपये, नॉर्मल कंडीशन में। तो कोई विदेशी आया, उसने कहा कि साहब हमें, भारत से कहा हमें मार्कर चाहिए थे, ठीक। भारत ने भी कहा चलो भाई ले लो मार्कर, उसने कहा चलो मुझे $1 में कितने मार्कर दोगे, तो आप बताओ उस इंसान को $1 में कितने मार्कर मिलेंगे। $1 बराबर 50 रुपये है, ठीक है। यानी 25 रुपये का एक मार्कर है, तो 50 रुपये के कितने होंगे, 2 मार्कर। तो वो बंदा $1 में 2 मार्कर लेके चला गया, ठीक है, 2 मार्कर लेके चला गया, उसने अपने देश में बेच दिया, जो भी किया, ठीक है। अब कंडीशन क्या आई, आपके देश में रुपये का अवमूल्यन हो गया, डिवैल्यूएशन हो गया, यानी आपकी मुद्रा क्या होगी, कमजोर हो गई। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, अब डॉलर तो अपनी जगह स्थिर रहा, इसने क्या कर दिया, रुपये को 100 के, तेरे जैसे मैं 100 खरीद लूंगा, ठीक है। अब बताइए, मार्कर की कीमत तो वही है, इसको क्या फर्क पड़ता है, तो 25 रुपये का बना, पहले भी घटे बढ़े, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके रेट कम ज्यादा होंगे, लेकिन इसकी लागत तो इंडिया में वही आएगी ना। तो ये कीमत जो होगी एक मार्कर की, अब 25 रुपये अभी भी है, यानी कीमत तो कितनी है, इसका रेट क्या है, ₹25 है, ठीक है। 25 रुपये अभी भी इसकी क्या होगी, कीमत होगी। अब बताइए, उसने कहा विदेशी आने, यार मुझे चाहिए थे आपसे मार्कर, मुझे मार्कर दिला दीजिए। तो उसने कहा ठीक है, एक मार्कर की कीमत 25 रुपये है, आप कितने ले जाओगे मार्कर। उसने कहा मुझे $1 के मार्कर चाहिए, जितने भी देते हो। तो बताओ 25 रुपये का एक मार्कर है, और इस 100 रुपये के बराबर $1 हो गया, तो 100 रुपये में कितने मार्कर आ जाएंगे, 4 मार्कर आ जाएंगे, ठीक है। तो $1 में उस बंदे को 4 मार्कर मिले। अब बताइए कंडीशन, पहले $1 में 2 मार्कर, अब $1 में 4 मार्कर। वो तो भर भर के सामान ले जाएगा, उसको पता है सस्ता मिल रहा है, अपने देश में सस्ता बेच जाऊंगा, और वहां के लोग भी सस्ता खरीद लेंगे। वो तो डॉलर में खरीदेंगे ना, उनको रुपये थोड़ा ना देना है। उन किसी के जेब में अगर $1 है विदेशी मुद्रा, तो उसको अभी 4 मार्कर मिल रहे हैं, तो पहले उसको 2 मिल रहे थे, वो तो कहेगा सस्ता है, लाओ लाओ जितने खरीद सको। तो इसका ये मतलब होता है, जैसे ही रुपये की वैल्यू गिरती है, अवमूल्यन होता है, तो हमेशा देखना निर्यात बढ़ गया, यानी आप बाहर ले जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई, यानी वो ले गया यहाँ से, ठीक है।
ठीक है, यानी आपने एक्सपोर्ट ज्यादा कर दिया और आपके आयात क्या होते हैं, महंगे हो जाते हैं, आयात कम कम पड़ जाते हैं। अब आयात इसका जस्ट एंटी हो जाएगा, ठीक है। जस्ट एंटी का मतलब आप क्या करने गए थे, पहले कोई चीज आपने मंगाई विदेशों से, आपने कहा कि उसने कहा ये $1 की है, तो आपको 50 रुपए देने पड़े। सपोज $1 का एक मार्कर है, अमेरिका में ये मार्कर बना था, उसकी कीमत $1 के इक्वल है, यानी 50 रुपए के इंडिया में। उसने कहा मुझे मार्कर चाहिए, भारत वाले ने, उसने कहा ला भाई $1 ला, क्योंकि विदेशी व्यापार जो होगा इंटरनेशनल करेंसी में होगा, तो भारत ने अपने $1 उसको दे दिए, एक ही मिला। अब जो हो गया रुपए का क्या हो गया, अवमूल्यन हो गया। अब उसने कहा फिर मुझे मार्कर चाहिए, उसने कहा ले जा $1 का है, अब उसको इंडिया वाले को 100 रुपए देने पड़े। देगा ही नहीं, क्यों देगा 100 रुपए, उसको तो महंगा पड़ रहा है। तो आयात यानी मंगाने वाली चीजें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको उम्मीद करता हूं समझ आया होगा ये कौन सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको, आयात और निर्यात वाला, ठीक है। यानी रुपए का अवमूल्यन होने पे क्या होता है, ये आपको समझाने वाली चीज थी। अब आ जाओ फटाफट से वन लाइनर में, ठीक है। अब देखिए सरकार को हर साल क्या करना पड़ता है, एक अपने आय व्यय का ब्यौरा संसद में प्रस्तुत करना होता है, ठीक है। आय प्लस व्यय, कितना हम इनकम करेंगे, कितना हम एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। आय व्यय का संसद में प्रत्येक वर्ष ब्यौरा जो प्रस्तुत होता है, इसको होता है आर्टिकल नंबर 112, ठीक है, आर्टिकल 112। तो इसको क्या बोला जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी वार्षिक वित्तीय विवरण को आप लोग जनरली बोलते हैं बजट, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है बजट के लिए संविधान में क्या शब्द यूज हुआ है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है बजट को संविधान में, आर्टिकल 112 के तहत होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है बजटीय घाटा। बजटीय घाटा, अब आप लोग सीधे सीधे समझ गए होंगे इसका मतलब क्या होता है, यानी बजट क्या होता है, आय व्यय का लेखा जोखा। तो एक घाटा का मतलब सरकार की राजस्व प्राप्ति से व्यय अधिक हो रहा है, यानी सरकार जो हो रहा है प्राप्ति से ज्यादा व्यय हो रहा है, प्राप्ति से ज्यादा व्यय, ठीक है। यानी सरकार अपनी जो इनकम है, राजस्व है, उसको प्राप्ति से व्यय अधिक है, यानी खर्च ज्यादा है और इनकम कम है, तो आपको क्या हो जाएगा, बजटीय घाटा। तो लिखो राजस्व प्राप्ति से व्यय अधिक होने पे बजटीय घाटा होता है, राजस्व प्राप्ति से व्यय अधिक होने पे बजटीय घाटा होता है, ठीक है। अब आता है आपका 2-3 टर्मिनोलॉजी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो 3 के 3 शब्द आपको समझने होंगे। मैंने आपसे पहले कहा था समझने वाली क्लास है और इसमें क्वेश्चन बिना समझे नहीं होगा। एक लिखो आप राजस्व व्यय, दूसरा लिखना है राजस्व, क्या लिखोगे आप लोग, राजस्व व्यय और राजस्व आय, क्या लिखोगे, तीसरा लिखोगे आप पूंजीगत व्यय, ठीक है, पूंजीगत व्यय लिखोगे, और चौथा लिखोगे पूंजीगत आय। ये क्या क्या होते हैं, सरकार के क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सा राजस्व व्यय है, राजस्व आय है, ये सब पूछता है, ठीक है। पहला देखो राजस्व व्यय किसको कहते हैं, आपको सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ये कौन सा इसमें राजस्व व्यय है। इसमें क्या होगा, सरकार का कोई मतलब भौतिक यानी फिजिकल आप लोग क्या नहीं बना सकते हो, परिसंपत्ति नहीं बना सकते, यानी फिजिकल या वित्तीय यानी भौतिक व वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन नहीं होगा। तो इसमें लिखो, मैं अभी बताता हूँ, इसमें एग्जाम्पल पूछेगा, भौतिक व या वित्तीय, अभी आपको बताता हूं, ठीक है, वित्तीय परिसंपत्तियों का यानी एसेट्स, परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होगा, ठीक है, का निर्माण नहीं। अब आपको बताता हूं क्वेश्चन क्या पूछेगा, का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, व्यय हो रहा है, खर्च हो रहा है। सरकार जो चीजें खर्च करती है, सरकार 2 तरीके से खर्च कर सकती है, एक तो लोगों की जरूरत, जो लोगों को देना ही देना है उसने, ठीक है, और एक ऐसी जगह खर्च कर सकती है जिससे सरकार को रिटर्न में कुछ मिले। इसमें सरकार को रिटर्न में कुछ नहीं मिलने वाला, राजस्व व्यय, ठीक है। तो सरकार का ऐसा व्यय जिससे सरकार को कोई भी फिजिकल एसेट नहीं बन रहा है, यानी कोई सरकार बिल्डिंग नहीं बना रही, सरकार कोई मशीन नहीं बना रही, सरकार कोई लैंड नहीं ले रही, ताकि जिससे कल के दिन सरकार वहां पे कुछ करके अपने को भी इनकम करा सके, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो ऐसा व्यय कहा जाएगा, राजस्व व्यय के अंदर आएगा, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा बताता हूं, एक ऐसा व्यय, ध्यान से देना दोनों शब्दों को, एक ऐसा व्यय जो सरकार को रेगुलर करना होता है, यानी कुछ नियमित अंतराल में आपको सरकार को देना होता है और उसके बदले सरकार को रिटर्न कुछ नहीं मिलता है, तो वो राजस्व व्यय के अंदर आ जाएंगे। जबकि पूंजीगत व्यय के अंदर क्या होगा, सरकार बड़ा अमाउंट एक ही बार में डालेगी और उसके बाद अगर सरकार को मिल रहा है तो उसमें भी पूंजीगत व्यय के एग्जाम्पल आएंगे, मैं आपको समझाता हूं, पहले देख लीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, ठीक है, राजस्व व्यय, सैलरी, किसकी सैलरी, कर्मचारियों की, पेंशन,
सरकार को कुछ मिल रहा है? नहीं मिलेगा। सरकार ने क्या कर दिया, इसको नियमित अंतराल पे आपको कर्मचारियों को सैलरी देनी है, आपको रिटर्न कुछ नहीं मिलने वाला है। पेंशन आप सरकारी कर्मचारियों को दोगे, नियमित अंतराल पे आपने पेंशन वगैरह दी, तो आपका ये क्या हो गया, एक प्रकार के राजस्व व्यय के अंदर हो गया। ठीक है, इसके अलावा आप लोग क्या दे सकते हैं, कोई भी मतलब ऐसी चीज जैसे सरकारी विभागों का सामान्य खर्च है, यानी आप लोग खर्च कर रहे हो, सरकार ने किसी को ऋण अदायगी करनी है पर ब्याज देना है, यानी आपको मैं बताता हूं, देखो सैलरी, पेंशन, सरकारी कार्यालयों के खर्च, सरकारी कार्यालय के खर्च, या सरकार को किसी देश को ऋण देना था, यानी वापस ऋण करना है, यानी आपको सरकार के ऋण अदायगी पर ब्याज, यानी जो आप लोगों ने सरकार ने ऋण देना है, यानी ऋण सरकार ने देना है तो उस पर सरकार को ब्याज पड़ेगा, यानी वो ब्याज भी इसी के अंदर आएगा। ठीक है, ऋण अदायगी पर ब्याज लिखो, ऋण अदायगी पर ब्याज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आदि अब आपको समझाता हूं। देखो बाई चांस क्वेश्चन पेपर में आता है, इनमें से कौन सा सरकार का एक राजस्व व्यय का एग्जाम्पल है। ठीक, आपके कुछ समझ में नहीं आया, ये एग्जाम्पल नहीं दिखे तो ध्यान से ऐसी चीज पकड़ना, ऐसी चीज जो सरकार को नियमित अंतराल पर रेगुलर इंटरवल देते रहना पड़ता है, लेकिन रिटर्न में सरकार को कुछ नहीं मिलता है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन, या कोई आपने सरकार ने बहुत ज़्यादा पैसा लिया था, उधार लिया था, लेकिन अब उधार लेगो तो ब्याज तो पड़ेगा, इंटरेस्ट तो पड़ेगा, तो इंटरेस्ट हर मतलब मंथली पड़ता है ना, नियमित अंतराल पे आपको इंटरेस्ट पड़ता है, तो आपको वो भी किसके अंदर देना पड़ेगा, ऋण पर देना पड़ेगा। ठीक है, यानी आप लोग किराए में रहते होंगे तो आप लोग कैसा व्यय कर रहे हैं, आप जानते हैं, आप राजस्व व्यय कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपने मकान मालिक को, लैंडलॉर्ड को मंथली एक नियमित रुपया देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने जो है आपके मकान मालिक से डील होगी कि मैं आपको ऐसा करता हूं 2 साल के लिए रहूंगा, एक ही बार में एक मुफ्त पैसा दे दूंगा, तो वो राजस्व व्यय नहीं होगा। आपने बड़ा अमाउंट एक साथ देते तो उसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, अभी देखना ये आदि। अब इसी में राजस्व आय होता है। राजस्व आय मतलब जैसे कर आय, सरकार जितने भी टैक्स लगाती है, ठीक है, वो किसके अंदर आएंगे, राजस्व आय के अंदर, यानी सरकार के कर आय, सरकार जितने भी शुल्क लगाती है, शुल्क वगैरह भी लगते हैं सरकार की ओर से। ठीक है, स्टाम्प शुल्क, ये शुल्क, वो शुल्क लगाओगे तो किसके अंदर आएंगे, राजस्व आय के अंदर। ठीक है, इसके अलावा सरकार ने कहीं इन्वेस्ट किया, निवेश किया, उस पर सरकार को जो ब्याज मिल रहा है, यानी निवेश पर ब्याज। ठीक है, निवेश नहीं कहा मैंने, इन्वेस्टमेंट पर ब्याज, सरकार को इन्वेस्टमेंट पे क्या होता है, ब्याज मिलता है। और इसके अलावा विभिन्न सेवा के बदले प्राप्त रकम, सरकार ने अलग अलग सर्विस दी, हॉस्पिटल दिया, कुछ दिया उसमें, तो विभिन्न सेवा पर प्राप्त रकम, विभिन्न सेवा पर प्राप्त रकम, ये भी किसके अंदर आएगा अपने आप में, ये राजस्व व्यय। अब सबसे पहले क्या करो, इस सिर्फ राजस्व टर्मिनोलॉजी को समझो। राजस्व व्यय हो रहा है तो खर्च होगा, आय होगी तो इनकम होगी, ये तो समझना है। राजस्व का सीधा सीधा मतलब समझ लो, जो नियमित अंतराल पे होता है, आप कॉमन सेंस लगाना पेपर में, वो एक मुश्त नहीं होगा। अगर सरकार ने एक मुश्त पैसा दे दिया तो पूंजीगत होगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगर आपको एक रेगुलर इंटरवल पे देना है तो उसके बाद आपकी किसी भी फिजिकल यानी या फाइनेंशियल एसेट नहीं बनाए जा रहे हैं, यानी आपने कोई लैंड नहीं ली, आपने कोई बिल्डिंग नहीं बनाई, आपने कोई मशीन नहीं ली, आपने कोई ऐसा चीज नहीं ली जिससे उत्पादन हो, आपने कोई डैम नहीं बनाया, तो खाली आपका खर्च होना है और उसके बदले रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा, तो राजस्व व्यय। और राजस्व आय में आपके जितने भी टैक्स हैं, ठीक है, सरकार के जो भी टैक्स से इनकम होती है, सरकार के जितने शुल्क लगते हैं, और जो सरकार, अब सरकार ने जो निवेश किया ना, उसको आप राजस्व व्यय आय नहीं कहोगे। ठीक है, निवेश पर ब्याज कहा मैंने, ब्याज, निवेश कर दिया वो तो खर्च हो गया, लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो किसको मिलेगा, सरकार को मिलेगा ना। तो निवेश पर ब्याज या लाभांश, सरकार ने 10 करोड़ रुपए किसी प्रोजेक्ट पे लगाए, वो तो लगा दिए सरकार ने, वो तो खर्च कर दिया, लेकिन उसकी इनकम जो होगी वो कैसे आएगी, बताओ, ब्याज कैसे मिलता है, लाभांश कैसे मिलता है, क्या वो डायरेक्टली एक ही बार में मिल जाएगा इतने करोड़ रुपया। आपको कहीं इन्वेस्ट करते हो तो रेगुलर इंटरवल पे पैसा मिलता है, तो राजस्व का सीधा सीधा मतलब खर्च होगा तो रेगुलर इंटरवल पे खर्च होगा, इनकम कुछ नहीं आएगी, और इनकम होगी तो रेगुलर इंटरवल पे आपकी इनकम आएगी। आपका लैंडलॉर्ड अगर आपसे किराया मंथली लेता है तो उसकी राजस्व आय होगी, ध्यान रखना, क्योंकि उसको रेगुलर इंटरवल पे छोटा 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 अमाउंट मिल रहा है। लेकिन अगर आप बताइए, किसी ने अपना एक मकान बेच दिया, पूरा ही मकान बेच दिया, उसको क्या रेगुलर इंटरवल पे पैसा आया, एक मुश्त पैसा आया, एक मुश्त आया, तो वो आपका राजस्व आय या राजस्व व्यय में ना होके वो पूंजीगत के अंदर आएगा। अब आपका दूसरा समझाता हूं, ठीक है, देखिए
अब आता है पूंजीगत व्यय। जैसे व्यय करना है यानी खर्च करना है, यानी इन्वेस्ट करना है, ठीक है, व्यय करना है, करना एक्सपेंडिचर करना है। सरकार ने कहीं भूमि ले ली यानी लैंड का एक्विजिशन कर लिया, भूमि अधिग्रहण। सरकार ने कहीं भवन का निर्माण किया ताकि कल के दिन उसमें बिजली घर या कुछ बनाया जा सके। सरकार ने कहीं पे क्या किया, मशीन ले ली या कोई उपकरण लिया या कोई शेयर में सरकार ने निवेश कर दिया या कहीं पे राज्य या जो केंद्र शासित प्रदेश है उनसे को क्या कर दिया, ऋण दे दिया। उस सब के साथ पूंजीगत व्यय होंगे। और पूंजीगत व्यय में हमेशा याद रखना सरकार को कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज एक मुश्त पैसा देनी पड़ती है, इसीलिए वो व्यय है। इसमें क्या होगा, रेगुलर इंटरवल में, रेगुलर इंटरवल, ठीक है, कॉमन सेंस से लगाना पेपर में। और याद रखना मेरी बात को। और सरकार ने सर ने क्या कहा था, जो व्यय होगा पूंजीगत वाले जो होंगे इसमें एक मुश्त होता है, याद रखना हमेशा, चाहे इनकम हो या मतलब व्यय हो, ठीक है, एक मुश्त पैसा जाएगा इसमें जहां भी जाएगा। अब पूंजीगत व्यय है, आपने लैंड ले ली कहीं यानी भूमि अधिग्रहण कर लिया, तो पैसा तो एक ही साथ दोगे ना, ऐसा तो नहीं कि रेगुलर इंटरवल में दे दिया उसके बाद आपका कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इसके अलावा कहीं आपने भवन का निर्माण किया, कोई मशीनी उपकरण ले लिया, तो ये भवन निर्माण आपसे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं देखना मैंने क्या कहा, भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियां बनेंगी, यानी इसका फिजिकल आपकी एसेट बन गया, आपका फिजिकल एसेट बन गया। इसके अलावा आपने कोई मशीन या उपकरण ले लिया यानी फिजिकल एसेट बन लिया, ठीक है, मशीन ऑब्लिक उपकरण, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे, फिजिकल एसेट बनेगा लिखना, यानी भौतिक व वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन होगा, इस वाले में लिखना है आपने, भौतिक व वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन होगा, ध्यान रखना, ठीक है। और इसके अलावा आपकी क्या हो सकते हैं, कोई शेयर सरकार ने किया, किसी शेयर पे निवेश किया, शेयर पे अगर 10 करोड़ रुपए है तो आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, इन्वेस्ट कर रहे हो, शेयर पर निवेश। अब बताओ दोनों जगह के व्यय पे आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ देखो, सैलरी, पेंशन, सरकारी कार्यालय में खर्च, सरकार को कुछ नहीं मिलना है रिटर्न में, ठीक है। और आपने कोई ऋण लिया था, उस पर जो ब्याज आप चुका रहे हैं, आप रेगुलर इंटरवल पे चुका रहे हैं। ब्याज कैसे चुकाया जाता है, इंटरेस्ट एक साथ चुकाया जाता है या रेगुलर इंटरवल पे चुकाया जाता है, ये रेगुलर इंटरवल पे चुकाया जाता है, इसको ध्यान रखना। ये चैप्टर क्वेश्चन इसी तरीके से पूछेगा, इसमें से कौन सा राजस्व व्यय है, इसमें से कौन सी राजस्व आय है, इसमें कौन सा पूंजीगत व्यय है, इसमें कौन सी पूंजीगत आय है। तो हमेशा ध्यान रखना, राजस्व आय या राजस्व व्यय जो होंगे, व्यय होगा सरकार को कुछ नहीं मिलेगा, रेगुलर इंटरवल पे सरकार को पेड करना होगा, एक मुश्त पेड करेगी तो पूंजीगत व्यय हो जाएगा, ध्यान रखना। सरकार ने अगर कहीं पे डायरेक्टली पेड कर दिया तो वो पूंजीगत व्यय होगा। सरकार ने लैंड ले ली कहीं पे, एक मुश्त पेड करना पड़ा, सरकार ने कोई बिल्डिंग का निर्माण किया, उसमें खर्च करना पड़ा, एक मुश्त पेड किया, जब भवन बन गया उसके बाद उसमें कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और इसमें रेगुलर इंटरवल पे जाता है, इसमें एक मुश्त जाता है, ध्यान रखना, शेयर पर निवेश, ठीक है। और अंतिम या कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को सरकार ने ऋण दे दिया, ठीक है, ये भी व्यय आता है, राज्य ऑब्लिक यूटी को ऋण, ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को ऋण दोगे, किसी उत्तराखंड सरकार ने 20 करोड़ रुपए मांगे तो 20 करोड़ रुपए दे दिए ना, तो व्यय हो गया। तो ये क्या होता है अपने आप में, ये सरकार को इससे रिटर्न भी मिलता है, हमेशा ध्यान रखना, सरकार का निवेश है, इन्वेस्टमेंट है हिसाब से देखा जाए। अब आता है दूसरा पूंजीगत आय, ये क्या हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है, ये पूंजीगत व्यय हो गया, आप लोग समझ गए होंगे। अब आता है पूंजीगत प्राप्तियां, ये प्राप्तियां करना, ठीक है, इनकम, पूंजीगत प्राप्तियां। अब क्या हो रही है, आपकी इनकम हो रही है। यहां के इनकम क्या था, छोटे छोटे टाइम में, जैसे टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, तो वो रेगुलर आते रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का नहीं होगा, इसमें एक मुश्त आ जाएगा। जैसे सरकार ने क्या किया, सरकार की कोई कंपनी थी, उसने कहा मैं 50% शेयर सरकार ने बेच देता हूं, तो सरकार को 50% शेयर का पैसा मिल जाएगा, बस एक मुश्त पैसा आ गया, ऐसा नहीं कि टुकड़ों में आएगा। ब्याज होगा, अगर कहीं से आपको ब्याज मिल रहा है किसी से, उसको नहीं लोगे आप, ठीक है, तो आपको एक मुश्त पैसा आएगा, इसमें भी देखना है। तो पूंजीगत प्राप्ति में इसमें क्या होता है, सिंपल से दायित्व का सृजन होता है। दायित्व का मतलब आपकी लायबिलिटीज बढ़ जाते हैं, लायबिलिटी मतलब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे आपने कहीं से उधार ले लिया पैसा, बहुत सा पैसा मार्केट से उठा दिया, तो आपकी दायित्व बन गई कि आपको उसको चुकाना है। तो हमेशा याद रखना, पूंजीगत प्राप्ति में दायित्व का सृजन होता है, दायित्व सृजन। दायित्व सृजन का क्या मतलब है कि आपको सीधे सीधे आपकी लायबिलिटीज बढ़ गई है। लायबिलिटीज मतलब होता है आपके पास जिम्मेदारी आ गई कि आपको रिटर्न करना है। आपने याद रखना, पैसा तो बड़ा अमाउंट आ गया, एक मुश्त, ठीक है। कोई भी ऐसा काम जिसमें सरकार को एक मुश्त पैसा मिलता है लेकिन सरकार के दायित्वों का सृजन हो जाता है, या वित्तीय परिसंपत्तियां कम हो जाती हैं, इसमें याद रखना, या वित्तीय परिसंपत्तियां कम हो जाती हैं, या वित्तीय परिसंपत्तियां। इतना ही पढ़ाऊंगा ताकि आप इसको समझ सकें, ठीक है। वित्तीय परिसंपत्तियां कम हो जाएंगी। वित्तीय परिसंपत्तियां कम का मतलब, सरकार की एक कंपनी थी ए, ठीक है, सरकार की एक कंपनी थी ए,
और इसमें सरकार का 100% क्या था, मालिकाना हक था। सरकार ने कहा मैं इसमें 20% सरकार को बेच देता हूं किसी प्राइवेट सेक्टर को, तो 20% का जो पैसा मिलेगा वो पूंजीगत प्राप्ति है। क्यों? क्योंकि 20% का पैसा एक मुश्त आ गया, लेकिन सरकार की वित्तीय परिसंपत्तियां यानी जो एसेट्स हैं या दायित्व एसेट्स हैं वो कम हो गए। अब 100 का सरकार का हक जो है सिर्फ 100% रहा, पूरा किसी को बेच दिया, सरकार का प्राप्ति तो होगी, एक मुश्त पैसा आ गया, लेकिन वित्तीय परिसंपत्तियां कम होगी। ध्यान रखना, पूंजीगत प्राप्तियां ऐसी होती है जिसमें दायित्व का सृजन होता है, यानी सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लायबिलिटीज। अब बताइए, विश्व बैंक से सरकार ने ऋण लिया तो क्या होगा, पूंजीगत प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि ऋण तो ले लिया, एक मुश्त उसने पैसा दे दिया, लेकिन उसके बाद आपका दायित्व बढ़ गया कि आपने उसको रिटर्न करना है। इसी प्रकार से IMF से लिया, आपके दायित्व बढ़ गया, RBI से लिया, दायित्व बढ़ गया, मार्केट से उठाया, दायित्व बढ़ गया, क्योंकि आपको रिटर्न करना है, पैसा आपको भरपूर मिल गया एक ही बार में, याद रखना है, ठीक है। तो दायित्व का सृजन होगा, वित्तीय परिसंपत्तियां आपकी कम हो जाएगी। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है सार्वजनिक कर्ज, यानी जो सरकार ने बाजार से पैसा उठाया है उसको बोलते हैं सार्वजनिक कर्ज। जनता से जो पैसा उठाती है, सार्वजनिक कर्ज, यानी मार्केट से जो पैसा उठाया जाता है, ठीक है, इसको बाजार से उठाएगा पैसा, लिख दो सार्वजनिक कर्ज। अब बताइए मुझे, सार्वजनिक कर्ज सरकार ने लिया तो इस पर जो ब्याज होगा, मार्केट से जो पैसा उठाया वो किस में जाएगा। अब बताइए, ब्याज क्या जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में मंथली या रेगुलर बेसिस पे जाता है, तो आपका किस में आ जाएगा, पहले वाले में, राजस्व किसके अंदर आएगा, वो व्यय के अंदर। ध्यान रखना, सरकार ने क्या किया, इस पूंजीगत व्यय को सरकार ने मतलब कोई चीज रेगुलर एक बड़े अमाउंट में उसको रिटर्न कर दी तो पूंजीगत खर्च आएगा, यानी मतलब पूंजीगत खर्च के अंदर उसको सम्मिलित करो। तो इस प्रकार से आपको ये 4 टर्मिनोलॉजी समझनी है। रिक्वेस्ट करता हूं इनको ध्यान से रखना, छोटी क्लास थी लेकिन समझने वाली थी। अब आपको क्या करना है, देखो नेट से, इंटरनेट से आप समझना कैसे, आपको एक राजस्व व्यय क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल, राजस्व इनकम, रेवेन्यू इनकम, ठीक है, क्या होते हैं इसके एग्जाम्पल, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय, व्यय मतलब होता है खर्च, ठीक है, इसके एग्जाम्पल पूंजीगत आय, पूंजीगत आय, इसके एग्जाम्पल। ये 4 के 4 एग्जाम्पल आपको रखने हैं याद। और सिर्फ इतना आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको देखोगे तो इसमें आपको एक चीज मिलेगी कि जो राजस्व व्यय होता है वो रेगुलर बेसिस पे होगा, राजस्व आय होगी रेगुलर, और इसमें एक मुश्त आएगा। समझ जाना आप लोग ये क्या कहना चाह रहा है, इतना मैं समझता हूं कि आपके समझ आया होगा। इस क्लास का एक और पार्ट आएगा, वो कल आएगा, कल ही मैं इसको इकोनॉमी का आपका एंड कर दूंगा, उसमें भी महत्वपूर्ण चीजें आएंगी। फिर मिलता हूं आपके साथ अगले क्लास में, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।